DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशनल मॉडल। जो हमारे डेटा है वो डेटाबेस में रिलेशनल मॉडल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये रिलेशनल मॉडल है, होता क्या है, ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस रिप्रेजेंट्स दी, मैं डेटाबेस को शॉर्ट में डीबी लिख रहा हूँ, डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस अपन हिंदी में बोले तो क्या, रिश्ते। ठीक है, ये रिश्तों के कलेक्शन के रूप में, मतलब कई सारे रिश्ते हो गए, उनका कलेक्शन हो गया। तो ये जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो क्या होता है, तो ये जो रिलेशन है ये क्या होता है, एक टेबल होती है। और टेबल्स, अलग अलग टेबल्स के बीच में हमारे रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन है उसको डिस्प्ले करते हैं टेबल के फॉर्मेट में। और टेबल के अंदर आपको पता है कि टेबल इस तरह की होती है, जिसके अंदर क्या होती हैं, रोज होती है और ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे हमने अभी डेटाबेस देखा था स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का अगर हम डेटाबेस देखें तो इसमें कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसके अंदर उसका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, सब्जेक्ट का नेम हो सकता है, और भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा। तो ये सारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। और कॉलम को एक नाम और देते हैं यहाँ पर, जो बार बार हम डेटाबेस में यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन है या टेबल है, उसका नेम क्या है, स्टूडेंट है। तो नाम बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह का डेटाबेस है, जिस तरह का हमारा टेबल है। जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग में देखा है, कोई भी वेरिएबल होता है, क्लास होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम हम बिल्कुल वैसे ही देते हैं जैसे कि उसका काम होता है। तो स्टूडेंट है वो हमारी टेबल है। तो इसके अंदर जो हमारा डेटा रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट से रिलेटेड। उसके बाद में जो हमारे कॉलम्स हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, कि जो स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, क्या। तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट का नाम, सैलरी। अब सैलरी तो मिलती नहीं है स्टूडेंट को, तो सैलरी जैसा कोई कॉलम यहाँ नहीं होगा। सैलरी अगर हम करेंगे एम्प्लॉय का डेटा तो वहाँ पर होगा, या और कोई ऐसी चीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें उतने कॉलम बन जाएंगे, उतने एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। और फिर इस टेबल के अंदर जितने टपल्स होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जो हमने बोला था रोज, ये, तो रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में हमने इसको क्या बोलता है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स बोला था, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड 1 2 3। तो रिकॉर्ड बोलो, टपल बोलो या रो बोलो, एक ही मतलब है। और इधर हम इसको कॉलम बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, या एक चीज़ और बोली थी, फील्ड्स, फील्ड्स। ठीक है, तो तीन तीन नाम हो गए। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो कई बार रो यूज कर लेते हैं, कई बार टपल काम में लेते हैं, कभी रिकॉर्ड बोल देते हैं उसको। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही है। और इधर हम देखें तो उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे या उसको फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ भी क्या है, सबका मतलब एक ही है। तो टेबल है उसका नाम हो गया रिलेशन, और कॉलम बोल दिया हमने रो को, एट्रीब्यूट बोल दिया हमने कॉलम को। और जितने टाइप की जो वैल्यूज है जो उसमें एक एपियर हो सकती है, उसको हम बोलेंगे डोमेन। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर का हमें, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वैसे यहाँ पर भी नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, उनका क्या हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा, कि रोल नंबर है वो कौन से
बात है कि A to Z वगैरह तो आती नहीं है, इसमें तो डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इंटीजर है, ये हो सकता है, लेकिन इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यूज होती है, और रोल नंबर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होंगे रोल नंबर के अंदर। तो हम एक डोमेन डिसाइड करेंगे कि भाई ये रेंज है, डोमेन, जो डोमेन होगा वो एक रेंज होगी। हम बता देंगे इस रेंज के अंदर अंदर कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। वैसे नेम हो गया, अब नेम के अंदर अल्फ़ाबेट से आएंगे ऑब्वियसली, किसी भी स्टूडेंट के नेम है उसके अंदर। मार्क्स है, अगेन मार्क्स है, उसके अंदर भी फिर डिपेंड करेगा किस टाइप का करना है अपने को। जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम होती है तो उसमें ओनली पॉजिटिव ही देते हैं, पर नेगेटिव तो होता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं, तो कई बार नेगेटिव मार्क्स आ गए अगर सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो यहाँ पर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। फिर ये अगेन मार्क्स अब वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसलिए इंटीजर की जगह हम फ्लोट ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसी टाइप का हम उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर वही उसका फिर डोमेन बन जाएगा। अब डोमेन की बात हो रही थी, तो डोमेन कैसे डिसाइड होगा। जैसे देखिए हमारा जो इंडिया के अंदर मोबाइल नंबर है, अगर मोबाइल नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, और उसके पहले अगर एक अलग भी दे सकते हैं इसको, जैसे +91 लगता है इंडिया का, तो ये अगर हम अलग ले रहे हैं और यहाँ पर आगे ओनली अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो ये 10 डिजिट का होगा। तो ये 10 डिजिट क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अगर आप 9 डिजिट का कर दोगे, अगर 9 डिजिट का इसमें डालोगे तो वो आएगा इनवैलिड। अगर आपने 11 डिजिट डाल दिया तो वो भी इनवैलिड आएगा। अगेन डिजिट का मतलब डिजिट, अगर आपने A to Z डाल दिया या कोई सिंबल वगैरह डाल दिया, वो भी क्या होगा, इनवैलिड। तो ये हो गया डोमेन की, हम डोमेन डिसाइड कर देंगे कि भाई ये आपकी रेंज है, इसके अंदर अंदर आप कुछ इसमें वैल्यूज डाल सकते हो। तो ठीक है, ये हमारा रिलेशनल मॉडल हो गया, जिसमें रिलेशन है उसको हमने बोला है टेबल। टेबल के अंदर क्या होती है, सिंपल हमारी टेबल होती है, उसमें रो और कॉलम होते हैं, लाइनें और कॉलम को क्या बोलेंगे, कॉलम ही बोलेंगे। और जो लाइन है, रो है, उसको हम टपल बोल सकते हैं या रिकॉर्ड बोल सकते हैं, और कॉलम है उसको हम फील्ड बोल सकते हैं या उसको एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं। रिलेशन की स्टेट, तो कोई भी रिलेशन उसकी स्टेट क्या होती है। रिलेशन की स्टेट का मतलब है कि रिलेशन का मतलब क्या हो गया, हमारी टेबल। तो इस टेबल में इस टाइम पर, स्टेट मतलब एट ए टाइम क्या क्या डेटा है, वो उसकी स्टेट हो गई। हो सकता है 1 सेकेंड बाद में वो चेंज हो जाएंगी, तो वो अलग स्टेट हो जाएगी। तो हर एक टाइम पर जो उसके अंदर डेटा है उसको उस टाइम की स्टेट बोलेंगे उसके अंदर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कीज के बारे में, कि एक टेबल हम बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी तरह की कीज होती है। जैसे उसमें सुपर की होती है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट की होती है और सेकेंडरी की होती है। तो कीज है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर, हमारी जो टेबल है, क्योंकि उन्हीं से हम इसमें रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश करेंगे, और उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड्स को। तो कीज को इम्पोर्टेंट समझना है। जैसे इसका नाम है कीज, की का मतलब चाबी, तो एक तरह से ये चाबी है, इसके बिना हम डेटाबेस को नहीं समझ पाएंगे। तो कीज से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड। और ये की होता क्या है, हमारी जो टेबल होती है उसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 2 या इससे ज़्यादा कॉलम्स को मिला के हम की बना देते हैं,
ताकि हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को हम उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर आपका 12 डिजिट का एक नंबर है। उसके अलावा आपका एड्रेस है, आपका नेम है, आपका सेक्स है, मेल फीमेल हो क्या, और खूब सारा उसके अंदर डेटा रहता है इसके अलावा भी। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए एड्रेस, एक ही एड्रेस पे कई लोग हो सकते हैं, आपके घर में 5 मेंबर तो सबका एड्रेस सेम होगा, ठीक है। मेल है, ऑब्वियसली लगभग 50% लोग मेल ही है। नेम है, नेम भी, एक गांव के अंदर एक नाम के खूब लोग रहते हैं। तो खूब सारी चीज़ उसमें ऐसी हैं जिनसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इसका जो 12 डिजिट का नंबर है वो कभी भी पूरे इंडिया के अंदर 2 लोगों के आधार कार्ड का एक जैसा नहीं होगा। जैसे हमारे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर सबके अलग अलग होंगे। तो ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबको अलग अलग। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सुपर की। Super key for an entity is a set of one or more attributes whose combined value uniquely identifies the entities in the entity set। तो जो हमारा एंटिटी सेट इसने बोला है, एंटिटी सेट क्या होती है? टेबल। एंटिटी सेट क्या है? टेबल है। तो टेबल के अंदर से हमें किसी एंटिटी को, पर्टिकुलर को फाइंड आउट करना है यूनिकली, उसके लिए सुपर की होता है। और सुपर की है वो वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब या तो एक कॉलम है वो सफिशिएंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, अगर वो नहीं है तो हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉयज का, एक एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट है एम्प्लॉयज का, ठीक है। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं। अब उसका जो एट्रीब्यूट्स का सेट है उसमें क्या क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में क्या होगा? नेम होगा, एड्रेस होगा, और भी दूसरी चीज़ें उसमें हो सकती है, होगी ऑब्वियसली, उसकी सैलरी भी होगी और खूब सारी चीज़ें होगी उसके अंदर। तो हम कौन से कॉलम को या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करें ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें यूनिकली, अलग अलग उसको पता कर सकें। तो अगर हमने एक कॉलम लिया पहले नेम, ठीक है, तो क्या अकेले नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे से क्लास होती है उसके अंदर 2 बच्चों के नाम एक जैसे आते हैं, मान लो सुरेश नाम से 2 एम्प्लॉय आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें एड्रेस को और शामिल कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही एड्रेस एक ही घर के अंदर, मान लो कई बार क्या होता है एक ही कंपनी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक घर से एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक घर में 2 लोगों के नाम तो सेम नहीं होंगे, सुरेश नाम के 2 बच्चे तो नहीं होंगे एक ही घर में, ऑब्वियसली कोई भी नहीं रखेगा। तो नेम और एड्रेस को हम मान सकते हैं कि ये हमारी सुपर की बनने लायक है, इसलिए हम इसको सुपर की बना देंगे। सुपर की के बाद में हमारा आता है प्राइमरी की। देखिए सुपर की में 2 कॉलम लिए हमने, 2 से 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ताकि हम बस
मतलब श्योर रहे कि भाई इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे इससे। प्राइमरी की क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं मिनिमल सुपर की। सुपर की में मैंने बोला 3 कॉलम ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, अपन कितने भी कॉलम ले लेंगे, लेकिन प्राइमरी की में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम कॉलम हमें सेलेक्ट करने पड़े उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। 5 कॉलम ले लिए तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उसके अंदर कॉलम लेने पड़े। तो ग्रुप ऑफ फील्ड्स है या फील्ड है, अगर एक ही मिल गया तो सबसे अच्छा है, जैसे आधार कार्ड का नंबर हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, तो वो सबसे अच्छा है। कई बार क्या होता है कि एक से नहीं कर पाते, जैसे अभी अपन ने एम्प्लॉय देखा या क्लास में देखते हैं स्टूडेंट्स की टेबल, तो उसमें मान लीजिए रोल नंबर वाला कॉलम नहीं है, नेम वगैरह दूसरी चीज़ें ही हैं, तो अकेले नेम से भी हम नहीं कर सकते, सुरेश नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ एक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की नहीं बना पाएंगे, एक से ज़्यादा कॉलम्स को हमें लेना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम कॉलम हम लें, इसलिए प्राइमरी की को बोलेंगे हम मिनिमल सुपर की। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होता है, फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड्स होता है विच फॉर्म्स द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ टेबल इज कॉल्ड द टेबल्स प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड इन द टेबल एंड मस्ट नेवर बी द सेम फॉर 2 रिकॉर्ड्स। तो प्राइमरी की कंडीशन ये होती है, प्राइमरी की 2 कंडीशन होती है हमारे पास। पहला तो ये है कि ये यूनिक होनी चाहिए, जो हमने देख लिया आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से। दूसरा है ये नल नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी नल। ठीक है, ये नल नहीं हो सकती, नल का मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते आप। मान लीजिए आपने एक कॉलम को बना लिया, लेकिन उस कॉलम में आपने यूजर को ये भी छूट दे रखी है कि वो चाहे तो उसको खाली छोड़ दिया उस फील्ड को, तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म वॉर्म भरते हो तो कुछ फील्ड्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, स्टार लगा रहता है, जिसको बोलते हैं मैंडेटरी। तो इसी तरह से ये मैंडेटरी रहेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू उसको डालनी पड़ेगी, खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये 2 ही कंडीशन होती है हमारी प्राइमरी की, एक तो वो यूनिक होगी और दूसरी होगी नॉट नल। सो द प्राइमरी की शुड बी चूजन सच दैट its attributes are never or very rarely changed. For instance, the address field of a person should not be part of the primary key. अब हमने सुपर की में तो उसको माना था, लेकिन प्राइमरी की में हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि एड्रेस है वो चेंज होता रहता है और हम ऐसा फील्ड चाहते हैं जो कम से कम चांस है जो किसी का चेंज होने का, बिकॉज इट इज लाइकली टू चेंज। जो एड्रेस है वो चेंज हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखें, एम्प्लॉय का जो कोड होता है, एम्प्लॉय आईडी होती है, वो गारंटी की कभी चेंज नहीं होगी जब तक कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में काम कर रहा है। इसलिए हम एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको हम प्राइमरी की मान सकते हैं। इसके बाद में आती है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, जैसे इलेक्शन होता है उसमें खूब सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन हमें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो एक को ही बनाना आता है किसी को, तो ये भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। कैंडिडेट की वो बोलेंगे कि हाँ, हाथ खड़ा करेंगे कि मैं बनने लायक हूँ, मैं प्राइमरी की बनने लायक हूँ, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ है, मैं यूनिक भी हूँ और नल भी हूँ, दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ और मैं कभी भी चेंज नहीं होऊंगा। लेकिन हमें बनाना तो एक को ही है, 2 पीएम तो बनाएंगे नहीं, 2 सीएम तो बनाएंगे नहीं, इसलिए एक को ही बनाना है। तो उसमें से हम देखते हैं कि इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है और उसी को दे देंगे, वोटिंग दे देंगे, बहुमत मिल जाएगा, वो बन जाएगा। तो देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना, ओनली वन प्राइमरी की। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीके। पीके मूवी
कभी भी आएंगे तो पीके से आपको याद रहेगा, ओनली वन प्राइमरी की पीके, लेकिन कैंडिडेट की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मुख्यमंत्री के दावेदार एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बनेगा तो एक ही लास्ट में, सबको तो बनाएंगे नहीं। बट देर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज। A candidate key is an attribute or set of attributes that uniquely identify a record. ठीक है, तो कैंडिडेट की है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज वही रहेगी जो हमारी प्राइमरी की के अंदर होती है, लेकिन उन कैंडिडेट कीज में से एक कोई हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये होता है बस कैंडिडेट की। उसके बाद में हमारा एक आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की, in many cases we design a database, we will have tables that will use more than one column as part of the primary key. These are called composite keys or concatenated keys. अब जैसे मैंने बोला था कि मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, वो तो क्या एक ही कॉलम ले लिया, वो प्राइमरी की बन गया, लेकिन कई बार एक कॉलम नहीं बना पाते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो कंपोजिट क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम को मिला के हम प्राइमरी की बनाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट की। तो ये कई बार जरूरी होता है कि हमें एक ऐसा कॉलम मिल ही नहीं पाता है जिसके आधार पर हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना देते हैं, और इसी को हम बोलेंगे कंपोजिट की। इसका हम बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट की इज अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ फील्ड्स ये हो सकता है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी की। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब आगे ज़्यादा प्राइमरी की हम काम में लेते हैं, फिर भी पता होनी चाहिए। सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की का ये है कि ये एक कैंडिडेट की तो नहीं होती है, पर ये भी किसी ना किसी तरीके से हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। ए सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट that may not be a candidate key but classifies the entity set on a particular characteristic। ठीक है, तो ये भी करने में सक्षम होती है, बट कैंडिडेट की नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा एम्प्लॉय वाली जो टेबल थी, उसके अंदर डिपार्टमेंट वाला जो एट्रीब्यूट था, तो उससे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉयज को, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस ग्रुप को। लेकिन इसमें ये हो सकता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है, वो बिलोंग कर सकता है डिपार्टमेंट से, तो हम डिपार्टमेंट को प्राइमरी की तो नहीं बना सकते, वो एक कैंडिडेट की तो नहीं है, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी की क्या हो गई, ये प्राइमरी की तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। उसके बाद में आती है इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की हमारी ज़्यादा काम में आएगी। फॉरेन की ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन। तो एक जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, हमारा एक टेबल, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ अ की कॉलम इन अनदर रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। इन ए रिलेशनल डेटाबेस द फॉरेन की ऑफ रिलेशन वुड बी द प्राइमरी की ऑफ द अनदर रिलेशन। तो
जो हमारी फॉरेन की क्या होती है, जब हम देखिए रिलेशनल, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन होता है टेबल्स के बीच में, ये टेबल हो गई हमारी और ये दूसरी टेबल हो गई है, और इसके बीच में एक रिलेशन होता है। अब जो हमारी ये रिलेशन है उसके अंदर ये जो टेबल है, इसको मान लीजिए टेबल 1 बोल दिया और इसको टेबल 2 बोल दिया। ये कॉलम जो है हमारा वो इसमें प्राइमरी की है, और इसके अंदर ये कॉलम है प्राइमरी की, और इसके अंदर ये है फॉरेन की। तो ये पक्का है, अगर आपकी किसी टेबल में कोई फील्ड है वो फॉरेन की है, तो वो दूसरी टेबल जिससे आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो उसके अंदर वो प्राइमरी की होगा, ये पक्का है। अगर एक टेबल के अंदर कोई फील्ड है वो फॉरेन की है, तो दूसरी टेबल जिससे हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे उसके अंदर वो प्राइमरी की होगा। समझ गए? प्राइमरी की है वो दूसरी जगह कहीं फॉरेन की होगा या नहीं होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये अगर इस टेबल का इधर कहीं रिलेशन नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कहीं फॉरेन की होगा, लेकिन यहाँ पर कोई फॉरेन की है तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी की होगा। और सीधी सी बात है, ये जो कॉलम होता है ये कॉमन होता है दोनों टेबल्स में, तभी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको आपको समझा सकता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है मेरे पास समझाने के लिए। जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि दो परिवार है, दो फैमिली है। एक बार टेबल को इनको भूल जाओ, अपने तो रियल लाइफ में याद रख लो कि ये और ये दो फैमिली है। यहाँ पर जो टेबल 1 और टेबल 2 है उसको मैं मान लेता हूँ फैमिली 1 और फैमिली 2, जिसको खानदान बोल दो आप चाहे। दो खानदान है, दो परिवार हैं, उनके बीच में रिश्ता कैसे बनता है? कैसे बनता है? जब शादी होती है। अब इसके अंदर मान लीजिए ये है मेंबर्स इसके, और यहाँ पर है ये फॉरेन की, ये लड़की है फॉरेन की है, यहाँ की बेटी है इसकी, ये जाएगी यहाँ इस फैमिली के अंदर और यहाँ जाके बन जाएगी प्राइमरी की, यहाँ की बहू बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है समझने का। तो एक मेंबर तो ये होता है, ये जो लड़की होती है वो दो फैमिली में कॉमन होती है, यहाँ जाके बहू बन जाती है और यहाँ पर रहती है बेटी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कॉलम है वो यहाँ फॉरेन की कहलाएगा और यहाँ प्राइमरी की कहलाएगा, दोनों टेबल्स में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा बड़े वीडियो हम नहीं रखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस का डिजाइन कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।